Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will talk about some other points of this chapter. You know that in last video we talked about some important points which are described in the beginning of this chapter. Last में हमने बात ये की थी कि alteration between ईस्ट एंड वेस्ट पावर की किस तरह होती रही है कि कभी एक सल्तनत और कभी दूसरी सल्तनत ताकत की वजह से, क़ुव्वत की वजह से या सिविलाइजेशन और नॉलेज में ताकतवर होने की वजह से आगे कैसे बढ़ गई और डोमिनेंट कैसी हो गई। अब हम जो बात करेंगे वो पेज नंबर 20 से करेंगे और इसके मैं यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ ये इसके यू मे से दैट इसके 2 पैराग्राफ्स को कवर करेगा। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है वही लास्ट वाले से कनेक्टेड है जिसको हमने डिस्कस किया था कि कभी हम बात करें वेरी बिगनिंग की तो ईस्ट वाज डोमिनेंट और फिर वक्त ऐसा आया कि फिर विद द राइज ऑफ ग्रीस ईस्ट डोमिनेंट हो गया। देन इसके हवाले से बात की गई थी और अब वहाँ से ही बात को कनेक्ट कर रहे हैं कि वन सेकेंड फिर ऐसा हुआ कि यूरोप बिकेम डोमिनेटर। ये कब हुआ? जब इस्लामी सल्तनत टूट गई तो डोमिनेंट हो गया और वो ये समझने लगा कि डोमिनेंट होना और डोमिनेटर बनना इस दुनिया का मतलब पूरी दुनिया पर हमारी हुक्मरानी हो और हम ही गालिब हों, ये सोच इनमें पैदा हो गई और ये डोमिनेंट बन भी गए। लेकिन हुआ ये कि बट व्हेन जर्मन्स एंड देयर ऑक्सीडेंटल्स वॉर इनफीबल्ड यूरोप, जब जर्मन की और इसके ऑक्सीडेंटल्स की वॉर हुई तो इससे दोबारा यूरोप कमज़ोर हो गया। और वो यहाँ पर कहता है, अगर आप देखिए पेज नंबर 20 पे वही पैराग्राफ जो कि कंटिन्यू है पेज नंबर 19 से, वो कहता है यहाँ पर बर्ट्रैंड रसेल कि इट इज़ नाउ यूरोप, अब ये यूरोप ही है कि हुज फ्रीडम इज़ थ्रेटन्ड बाय द एलियंस ऑफ मॉस्को विद पेकिंग। ये पेकिंग जो लिखा है ये असल में बीजिंग है, विच वॉज द ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग। यू नो दैट के बीजिंग जो है ये चाइना का एक बहुत बड़ा शहर है। सो वो ये कहता है कि अब ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ तो दोबारा यूरोप कमज़ोर पड़ गया। अब हम अगर नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो वो वहाँ पर बात करता है कि यूरोप डोमिनेशन एंड देयर क्रूएल्टी ऑन एशिया, एशिया पर इनकी हुकूमत और इनका जुल्म उसने क्या गुल खिलाए हैं और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो मैं इन शॉर्ट यहाँ पर बताना चाहूँगा जिन लाइंस को मैं इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं उसको रीड ज़रूर करूँगा, जैसा कि मैंने लास्ट में किया लास्ट वीडियो में। अगर हम इसकी बात करें तो मैं समराइज़ करके मैं बता देता हूँ कि यूरोपियन डोमिनेशन की वो बात कर रहा है कि यूरोपियन डोमिनेशन मतलब वेस्टर्न इम्पीरियलिज़म की बात हमने की थी। इम्पीरियलिज़म कहा जाता है उस पॉलिसी को जो कि दूसरे ममालिक के इलाकों को, एरियाज़ को, टेरिटरीज़ को फोर्सली अपने एरियाज़ में कन्वर्ट करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। मतलब दूसरों के इलाकों पर कब्ज़ा करना, दूसरे कौमों के और उनके इकोनॉमिकल कह सकते हैं आप, और वो रिसोर्सेज जो कि पैसे किसी तरह भी दे सकते हो उनको अपने कब्ज़े में कर लेना, यही इम्पीरियलिज़म कहलाता है। दूसरी कौमों पर कब्ज़ा करना और उनके रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। वो कहता है कि जब एशिया में ऐसा हुआ, यहाँ पर इन्होंने अपनी हुकूमत भी कायम की और यहाँ के लोगों पर जब जुल्म भी किया तो हुआ ये, वो कहता है कि इसने मूड ऑफ रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस किया। मूड ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, खुदा न खास्ता अगर आपसे कोई मोबाइल छीनने आ जाता है तो आप जो रेजिस्टेंस शो करते हैं, मुज़ाहमत अपने बचाव के लिए, या उसका जो रिएक्शन उस वक्त आपका होता है, खुदा न खास्ता वो रेजिस्टेंस कहलाता है, मतलब अपने बचाव के लिए कोशिश करना। तो वो कहता है कि ये जो उनकी क्रूएल्टी है और जो उनका जुल्म है, वाइट इम्पीरियलिज़म जिसको कह सकते हैं या वेस्टर्न इम्पीरियलिज़म कह सकते हैं, वो कहता है कि इसी ने ही मूड ऑफ रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस किया है कि एशिया के लोगों पर जब जुल्म किया गया तो ये लोग अपने बचाव के लिए खड़े हुए। और वो कहता है कि फिर यही चीज़ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस में कन्वर्ट हो गई कि लोगों ने अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। और वो कहता है कि ये ऐसा ना हो कि ये फाइट फॉर इंडिपेंडेंस जो है
कहीं ऐसा ना हो कि ये डिज़ायर ऑफ कॉन्क्यूस्ट में बदल जाए, फतह की खुशी में ना बदल जाए, ख्वाहिश में ना बदल जाए। तो जब किसी पर जुल्म किया जाता है, ये कायदा है कि जुल्म जब बढ़ जाता है तो वो मिट जाता है। और वो कहा जाता है ना कि मुल्क कुफर से तो चल सकते हैं लेकिन जुल्म से नहीं चल सकते। तो जब जुल्म ज़्यादा होता है तो वो तबाही की जानिब लेके जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वाइट इंपीरियलिज़म की, इसके बाद वो वाइट इंपीरियलिज़म के पॉइंट को कनेक्ट करता है और वो कहता है कि वाइट इंपीरियलिज़म शुड बी स्वेप्ट अवे, कि ये वाइट इंपीरियलिज़म है, ये जो गुरु की जो जारियाना पॉलिसी है दूसरे लोगों के, दूसरों के कौमों के ममालिक पर कब्ज़ा करने की और उनके इलाकों को अपना इलाका बनाने की, वो कहता है कि इसको ख़त्म होना चाहिए वाइट इंपीरियलिज़म को। और फिर उस पर उसने मिसालें दी हैं। ये कब की बात है? ये सेंटेंस और ये बात उसने लिखी थी 1954 में। सो इट शुड बी इन योर माइंड कि बात ये कर रहा है। ऐसा ना हो कि आप बोलें कि आजकल तो ये सूरत-ए-हाल हमारे सामने नहीं है, आजकल नहीं है, लेकिन जब ये लिखा गया था इस ईयर में तो उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी। वो कहता है कि वाइट इंपीरियलिज़म को ख़त्म होना चाहिए। फिर उसने एग्जांपल्स दी। उसने कहा कि जैसे फ्रेंच कब्ज़ा जमा के बैठे हुए इंडो चाइना में। इंडो चाइना कौन सा इलाका? मतलब वो टेरिटरी, वो इलाका जहाँ पर इंडिया भी कब्ज़ा करके बैठा हुआ हो और चाइना भी, या इनके दरमियान वो इलाका जो कि कह सकते हैं आप प्रॉब्लमेटिक बन चुका हो, मुतनाज़ बन चुका हो, जो कनेक्टेड हो इंडिया से भी और चाइना से भी। वो कहता है कि फ्रेंच जिस तरह अपनी हाकमियत जताते हैं या अपना हक समझते हैं, ये वाइट इंपीरियलिज्म की एग्जाम्पल है। इसी तरह ब्रिटिश जो कि मलाया से चिमटे हुए हैं और सूडान, इजिप्ट, मिस्र और वेस्टर्न एशिया से भी अब लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच गया है, रह गया है, वो भी हम लूट लें किसी तरह। तो वो कहता है कि ये एग्जाम्पल्स हैं इन वाइट इंपीरियलिज्म की एंड इट शुड बी स्वेप्ट अवे, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग अब बाद में भी वो बात करता है आगे चल के सिविलाइजेशन की। अब इस सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें सो इस बात को वो कनेक्ट करता है एशिया की सिविलाइजेशन से और उसके प्रोटेक्शन से, जिसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आई होप कि यू गॉट अ गुड सेंस एंड यू मे से दैट अ गुड पिक्चर ऑफ दिस chapter in your mind. So if you have any question you may ask. Thank you very much.